नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चल क्या रहा था क्लास 6 की ज्योग्राफी किसके माध्यम से दोस्तों, जो एनसीईआरटी से चल रही थी, जिसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ और मानचित्र। आज का दोस्तों 5वां जो चैप्टर है वो भी हम लोग पहले की तरह अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों याद रखना, एनसीईआरटी जो है वो अपने आप में एक समरी है, क्योंकि पढ़ तो आप इसे खुद भी सकते हो, लेकिन इसको डिकोड करके पढ़ना जरूरी है, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ पढ़ी है आज का जो 5वां चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख परमंडल। तो दोस्तों कह रहा है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है अगर अपने सौर मंडल की बात की जाए, ठीक। वरना ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, जो कि हमने सौर मंडल में पृथ्वी वाले चैप्टर में बात की थी कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि सूर्य एक तारा है, सूर्य के अपने ग्रह हैं। ऐसे दोस्तों कितने 100 अरब तारे हैं, सबके अपने अपने ग्रह होंगे, बिल्कुल सी बात है। और जो 100 अरब तारे हैं ये एक आकाश गंगा में रहती है। किसमें? एक आकाश गंगा में। तो मतलब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, और ऐसी ही दोस्तों 100 अरब आकाश गंगा हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक। तो इस समय जो है हम लोग सिर्फ अपने सौरमंडल की बात करते हैं। अगर सौरमंडल की बात की जाए तो जो पृथ्वी है हमारी, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर 2/3 भाग में पानी है। इसलिए इसे दोस्तों नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला ग्रह जैसा प्रतीत होता है, ठीक। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, मानो यहाँ जीवित रह सकता है। बिल्कुल दोस्तों हम लोग जीवित ही तो हैं। क्यों है दोस्तों, ये भी देखिए आगे बता रहा है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है भैया, हम लोग रहते हैं कहाँ? घर बनाकर। घर कहाँ बना के रहते हैं? भूमि में। भूमि के बाद दोस्तों पीने के लिए पानी की ज़रूरत है, खाने के लिए, है ना, खाने के लिए अन्न की ज़रूरत है। अन्न कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से, खेती से, पेड़ पौधे से हमें खाने को चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी क्या ज़रूरत है? जल की, क्योंकि जल से तो ये सब चीज़ें बड़ी होती हैं। जल, मिट्टी, भूमि, मतलब कि कुल मिला के भूमि, जल और हवा जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा में दोस्तों क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कौन? पेड़ पौधे लोग ग्रहण करते हैं, ठीक। पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं तभी उनकी ग्रोथ होती है। जैसे कि जो प्राणियों में जो ग्रोथ के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, वो है दोस्तों नाइट्रोजन। वैसे ही दोस्तों पेड़ पौधों के लिए जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हालांकि नाइट्रोजन जो है उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन जो CO2 है उनका ग्रोथ का मेन रीजन है, ठीक। तो इससे आप समझ गए कि जो जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व है भूमि, जल तथा हवा, ये हमें कहाँ मिलेगा? पृथ्वी पर ही मिलेगा, ठीक। फिर कह रहा है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का जो जो दोस्तों ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडल, जिस पर हम लोग रहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी, अच्छा भूमंडल को इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है लिथोस्फीयर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस साइड लिथोस जो है, लिथोस्फीयर जो है वो लिथास नामक शब्द से बना है। ये शब्द दोस्तों किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। और लिथास का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, याद रखना, ठीक। कह रहा भूमंडल कहा जाता है, ठीक। इतना समझ गए। फिर है गैस की परत जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। अच्छा जो वायुमंडल है यह एटमॉस शब्द से बना है, और एटमॉस भी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है दोस्तों वाष्प, ठीक। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ याद रखना, क्या याद आपको ये रखना है कि ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा इसका प्रतिशत है। जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वो दोस्तों है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों? 78%। फिर जो सेकंड जो है सबसे ज़्यादा जो इसकी मात्रा है जो दूसरी गैस है वो है दोस्तों ऑक्सीजन। कितनी पाई जाती है? 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों इसकी मात्रा है सिर्फ 0.03%। फिर भी दोस्तों ये जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर दिन भर में पड़ता है, ठीक, इसका कुछ जो हिस्सा है ये रात में रोक लेती है, ठीक, जिससे हमें रात में गर्मी महसूस होती है। वरना अगर ये गैस ना हो, है ना, अगर ये ऐसा ना करे तो पृथ्वी रात में जम जाए, और रात का जो मतलब कि जो जीवन है पृथ्वी में वो थोड़ा असंभव टाइप का हो जाए, ठीक, असंभव हो जाए। तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है, अभी अभी हमने बात की जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग या लगभग 71% भाग पर केवल जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? जल पाया जाता है, ठीक, याद रखना। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, ये हमने पढ़ लिया है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहा जाता है, ठीक। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ, भैया जो ग्लेशियर है,
बर्फ़ की नदियाँ पाई जाती हैं हिमालय में, है ना, क्योंकि हिमालय, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है कि जब ऊंचाई बढ़ती है ना, जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता है। तो जो हिमालय है, हिमालय की बात करें, जो बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, वहाँ ऊपर बर्फ़, जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में जमा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है तो पानी जम जाता है। तो दोस्तों उस रूप में भी पानी मिलता है ना, ग्लेशियर एक तो वहाँ मिल जाएंगे। और जो दूसरी बात है, जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र है, जैसे हम लोग बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना, उत्तरी ध्रुव की बात करें, तो वहाँ पर ग्लेशियर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य है वो क्षितिज के ऊपर नहीं जा पाता, सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और उस अकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ पर भी पानी जो है वो ग्लेशियर के रूप में जमा रहता है। जो एक अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, तो पूरा का पूरा बर्फ का ही बना हुआ है, ठीक, याद रखना। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ, जल, है ना, जैसे कि हम लोग नदी, समुद्र की बात करें, जलवाष्प दोस्तों हमको कहाँ मिलेगी? एटमॉस्फेयर में। क्योंकि आप लोग देखते हैं यहाँ से जो धरती से पानी, धरती से, समुद्र से, मतलब हर जगह से जहाँ से भी पानी वेपराइजेशन होकर वाष्पीकृत होकर कहाँ जाता है दोस्तों? वायुमंडल में। फिर वहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हमें पता है कि जो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान घटता है। यहाँ पर नीचे गर्म पाकर जो वायु है वो हल्की होती है, ऊपर जाती है, और ये अपने साथ जो है पानी को भी ले जाती है, ठीक, पानी को वेपराइज करके ले जाती है ऊपर। फिर दोस्तों ऊपर जाने के बाद जब ठंड बढ़ती है तो दोस्तों फिर से आपस में पास में आते हैं ये सब कण और सघन बन जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सघन हो जाते हैं, जिससे ये भारी होने लगते हैं। भारी होने के बाद ये ऊपर नहीं रह पाते, फिर वर्षण के रूप में ये नीचे आ जाते हैं। अच्छा, वर्षण का क्या मतलब है? वर्षण दोस्तों हिम के रूप में भी होती है, ठीक, और पानी के रूप में भी होती है, ठीक, याद रखना। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, ठीक, याद रखना। अच्छा, जीवमंडल की बात किया जाए तो जीवमंडल क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जैसे मान लीजिए ये स्थल मंडल है, ठीक, ये हो गया दोस्तों क्या, ये हमने मान लिया ये हो गया जलमंडल, और ये हो गया दोस्तों वायुमंडल। तो ये जो दोस्तों तीनों जहाँ मिलते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तीनों मिले आके, इसको हम लोग कहते हैं जीवमंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों? बायोस्फीयर। याद रखना है जितने भी शब्द ग्रीक भाषा के वर्ड है, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूमंडल की, ठीक। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? पृथ्वी के ठोस भाग को, जो ठोस भाग है भैया जिस पर हम लोग रहते हैं, वो क्या है? महाद्वीपी तो है। जैसे अपना इंडिया, ये किस महाद्वीप का हिस्सा है? अपना जो भारत है वो एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ये कैसा है? ये भू भाग तो है ना, मतलब ये भूमंडल है। तो दोस्तों वही कह रहा है, यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। आप सभी को पता होगा, ठीक, जो जब हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक, तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो 3 मेन जो परत है उससे मिलकर बनी है। सबसे जो ऊपरी परत है दोस्तों वो भूपर्पटी है, फिर जो इससे नीचे है वो मेंटल है, और फिर जो सबसे नीचे है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोट, ठीक। वो सब हम लोग क्लास 7th में देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, ये जो भूपर्पटी है वह पृथ्वी की सबसे ऊंची परत है, ठीक। और दोस्तों ये जो भूपर्पटी है चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बनी है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक। और पेड़ पौधे भी दोस्तों इसी में उगते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है ये काफ़ी उपजाऊ होती है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सभी को पता होगा जो महाद्वीप है कितने हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों जो सागर है उनके बारे में पढ़ेंगे कि पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, सबके बारे में अभी अच्छे से पढ़ना है, आपको लास्ट तक बने रहना है बस। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपको पता है पानी जो है वो अपना स्थान बना लेता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक यहाँ पर है, ठीक, एक यहाँ महाद्वीप, एक यहाँ महाद्वीप है, एक यहाँ महाद्वीप है, ठीक, एक ये मान लीजिए, एक इधर मान लीजिए, ठीक, ऐसे मान लीजिए। अब ये जो दोस्तों ये तो चलो सागर जो है इनका नाम रख दिया गया, किसके आधार पर? इनका नाम रख दिया गया, ये मान लो कौन सा? अटलांटिक ओशन है, ये जो पूरा है अटलांटिक ओशन है। इसको हमने मान लिया कि ये जो उत्तरी महाद्वीप है ये दक्षिणी महाद्वीप है ना, दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका, और इधर दोस्तों क्या है? यूरोप है, और इधर मान लिया हमने अफ्रीका है। तो इनके बीच वाले का नाम हमने रख दिया अटलांटिक। तो अब आप ये बताइए, ये जो इधर प्रशांत महासागर है इस साइड, इधर पर जो प्रशांत महासागर है, क्या ये इससे जुड़ा नहीं है? बिल्कुल जुड़ा है, महासागर एक है लेकिन सबका नाम अलग अलग रख दिया गया है महाद्वीप के आधार पर, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो पानी है ना,
वो जो है दोस्तों वो अपनी जगह बना लेता है, पानी का लेवल जो है वो हर जगह एक समान रहता है, ठीक, याद रखना। अब महाद्वीप के ऊपर वाले पानी की बात हम नहीं करेंगे, मान लीजिए कि महाद्वीप के ऊपर कोई तालाब है, कोई नदी बह रही है, तो वो बात अलग है, हम अभी सिर्फ महासागर की बात कर रहे हैं। विश्व के सभी महासागर, ठीक, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि अभी अभी हमने बात की। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे ये एक थाली है, यहाँ हमने एक रख दी कटोरी, यहाँ एक गिलास रख दिया, ठीक, एक यहाँ हमने बड़ा सा गिलास रख दिया, ठीक, यहाँ एक हमने गिलास रख दिया, यहाँ मान लीजिए कोई चम्मच पड़ा है, कुछ भी मान लो, है ना, चम्मच पड़ा है। अब बताओ यहाँ पर पूरे में पानी डाल दो, पानी डाल दो, क्या दोस्तों ये पानी इसमें चढ़ जाएगा? इसमें चढ़ेगा तो है नहीं, थाली में नहीं। अब जो पानी है दोस्तों, ये हर जगह जो है दोस्तों, ये कैसा रहेगा, ये दोस्तों एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, ठीक, और इसका जो लेवल है वो समान रहेगा, ये कटोरी के बराबर तो आ नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मान लिया जो गिलास है वो ज़्यादा ऊंचा है, तो अगर हम यहाँ से किसी चीज़ की ऊंचाई नापेंगे तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग थाली के हिसाब से तो इसकी जो ऊंचाई है वो असमान होगी, मतलब अलग अलग हो जाएगी। इसलिए दोस्तों सी लेवल से इसलिए नापा जाता है ऊंचाई, क्योंकि जो सी लेवल है वो पूरी पृथ्वी पर एक समान रहता है। जो समुद्र लेवल है, जो महासागर का लेवल है, तल है ना, वो हर जगह एक समान रहता है। इसलिए अगर किसी भी चीज़ की ऊंचाई नापनी होती है तो हम लोग कहते हैं सी लेवल से। जैसे अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करें तो हम लोग सिर्फ नहीं कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है, हम लोग ये कहेंगे समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, ठीक, याद रखना। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक, ये भी समझ गए। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, ठीक। अच्छा, अब ये हम लोग देख लेते हैं, जितने महाद्वीप है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही याद है कि जो ये एशिया महाद्वीप है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों यूरोप महाद्वीप है, ठीक, ये जो नीला नीला दिख रहा है बैगनी कलर का, ये यूरोप महाद्वीप है। तो दोस्तों यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो ये जो यूराल पर्वत है, ये यूरोप को एशिया से अलग करता है, याद रखना। अच्छा, एशिया और यूरोप के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। एशिया में ही दोस्तों अपना इंडिया है, ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये इंडिया है। अपना एशिया कहाँ है? इंडिया में है। और ये अपने इंडिया के, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है, और हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। दोस्तों याद रखना, जो ये तिब्बत का पठार है, ये वर्ल्ड की मतलब कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक, और इसी को दोस्तों पामीर का पठार भी कह दिया जाता है, ठीक, याद रखना। जो तिब्बत का पठार है, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 3000 से 4000 मीटर है, ठीक, 4000 से 6000 मीटर के बीच है, ठीक, याद रखना। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, हिमालय जो पर्वत है ना, ये जो हिमालय पर्वत है, ये वर्ल्ड की, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। देखिए, अगर सबसे लंबी बात की जाएगी तो दोस्तों वो तो इंडीज पर्वत है ना, जो इंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन यहाँ बात की गई सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? वो हिमालय पर्वत। क्यों? क्योंकि दोस्तों हिमालय पर्वत का एक भाग है हिमाद्री, जिसको हम लोग कहते हैं बृहत हिमालय, ठीक, उसमें दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, है ना। तो ये दोस्तों जितनी भी है नंदा पर्वत, ये सब जितनी भी चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, ये हिमालय में पाई जाती हैं। इसीलिए दोस्तों हिमालय को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है 8848 मीटर, वो भी इसी में है ना। तो इसी वजह से हिमालय पर्वत को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना हिमालय पर्वत के बारे में, ये एक युवा वलित पर्वत है, ठीक, ये हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, बृहस्पति पर्वत किसे कहते हैं, ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए आप कि जो हिमालय है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, और देखिए इससे क्या बन सकता है, एक ये बनेगा, ये देखिए दोस्तों ये कर्क रेखा है, ठीक, 23.5 डिग्री, ये दोस्तों कौन सी है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो आपको देखो एशिया यहाँ तक देखने को मिल रहा है ना, पूरा यहाँ तक देखने को मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं निकलती हैं, तो दोस्तों याद रखना, एक तो कर्क रेखा हो गई, और दूसरी कौन सी होगी दोस्तों? एक हो गई कर्क रेखा, और दूसरी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना। ये सब जितनी भी है हम लोग इसको नाम देते हैं। अब चलते हैं आगे हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ेंगे
आकार के हिसाब से, ठीक। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप हो गया। फिर जो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। याद रखना ये जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इससे दोस्तों एकमात्र दोस्तों ये ऐसा महाद्वीप है जिससे कौन कौन सी रेखा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे एक ये देखिए कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। और दोस्तों ये देखिए मकर रेखा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक, 23.5 डिग्री। ये तीनों रेखा, सिर्फ एक लौता महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं, ठीक। याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है एग्जाम में। और फिर देखिए क्या समझना है हमको इसमें, जो नील नदी है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी। याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड पर ध्यान देना, हम लंबी नदी की बात कर रहे हैं। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अगर बात की जाए विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? वो अमेजन है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में। एक और पर्वत है दोस्तों एटलस, ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अच्छा एक क्वेश्चन और बनेगा इससे, कौन सा? जो सहारा मरुस्थल है, जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये एक गर्म मरुस्थल है। याद रखना मरुस्थल दो होते हैं, एक होता है गर्म, एक ठंडा। जैसे कि जो लद्दाख है अपना, ये ठंडा मरुस्थल है ना, जो अपने इंडिया का लद्दाख है ये ठंडा मरुस्थल है ना, शीत रेगिस्तान है। लेकिन जो दोस्तों सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसके अंतर्गत दोस्तों अफ्रीका की काफ़ी जो कंट्री हैं, अफ्रीका महाद्वीप के काफ़ी देश इसी के आसपास आते हैं, ठीक। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एक चीज़ और याद रखना, ये गर्म मरुस्थल है। कैसा है? गर्म मरुस्थल है, ठीक। तो आई थिंक सारी चीज़ें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कंप्लीट कर ली गई हैं, जो कि एसेंशियलिटी में बताई गई है। अब हम लोग चलते हैं जो थर्ड, जो अपना कौन सा थर्ड। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, नील नदी जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना मिस्र देश का जो वरदान है वो नील नदी को कहा जाता है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों, जो थर्ड हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक। इसके बारे में अच्छे से समझते हैं दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है इसमें दोस्तों अपलेशियन पर्वत पाया जाता है, ठीक। अच्छा देखिए, एक है अपलेशियन पर्वत और एक है आल्प्स पर्वत, ठीक। तो आपको पता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर आ गया, अभी यूरोप तो है नहीं है ना, तो यूरोप से तो बड़ा है, ठीक। तो जो आल्प्स है दोस्तों, आल्प्स पर्वत वो पाया जाता है यूरोप में। चूँकि यूरोप छोटा महाद्वीप है तो आल्प्स देखो छोटा नाम है। और अपलेशियन जो है दोस्तों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप बड़ा है और अपलेशियन पर्वत जो है ये भी नाम बड़ा है। तो ऐसे आप लोग याद रखना, जो अपलेशियन पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए आल्प्स पर्वत तो ये यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जो ये रॉकी पर्वत है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। कैसे आप लोग याद रखो कि भैया उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कौन है? अमेरिका देश। अमेरिका में कौन है? WWE का रेसलर सभी को पता होगा, कौन? द रॉक, है ना। तो द रॉक से आप लोग याद रखना रॉकी, ठीक। जो रॉकी पर्वत है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इससे दोस्तों क्या है, इससे सिर्फ एक रेखा निकलती है। कौन सी? इससे सिर्फ एक रेखा निकलती है, कर्क रेखा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बन जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनेगा। देखिए इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, क्या समझना है हम लोगों को, एक मिनट रुकिए थोड़ा, एक चीज़ समझ लेते हैं उससे पहले। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ठीक। ये क्या है? ये अपनी पृथ्वी है, ठीक। अब देखिए ये दोस्तों एक जो 0 डिग्री रेखा है, ये है 0 डिग्री रेखा, जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, है ना, ये सब कहते हैं, ठीक। ये हो गई। एक है दोस्तों, ये दोस्तों अच्छा ये रेखा क्या करती है? ये देखिए पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक है नदर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिण गोलार्ध। तो दोस्तों ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये यहाँ पर है। कहाँ है? यहाँ है। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ठीक। अच्छा अब एक रेखा और है दोस्तों, कौन सी? ये रेखा, ठीक। इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेखा है। अच्छा ये देखिए, ये दोस्तों पृथ्वी को 2 बराबर भागों को, इसमें एक तो ये हो गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा, ये दोस्तों कौन सा भाग है? ये है हमारा
पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये जो है दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया दोस्तों कौन सा भाग, ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर या पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों आपको पता चला उत्तरी गोलार्ध में है ये और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक, अब आप लोग अच्छे से याद रखना, अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, किसकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो आप लोग याद रखना इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, यही बन जाएगा कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, इसकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक, इससे रेखा कौन सी निकलती है दोस्तों, याद रखना इससे एकमात्र रेखा निकलती है कर्क रेखा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों किसमें, जो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक मिनट, ये देखिए, ये जो दोस्तों ये छोटा सा आपको सकरा सा भाग दिख रहा है, ये वाला, ठीक, इसको दोस्तों कहते हैं पनामा स्थल संधि। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखना जो एक पनामा स्थल संधि, याद रखना जल संधि नहीं, ये एक स्थल संधि है जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, है ना, आप लोग समझते हुए चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, इससे कौन कौन सी रेखा निकलती है। तो दोस्तों याद रखना, इससे एक निकलती है 0 डिग्री विषुवत रेखा और दूसरी दोस्तों निकलती है कौन सी, मकर रेखा। और इसका जो ज़्यादातर भाग है वो कहाँ पर है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, याद रखना, ये देखिए ज़्यादातर जो यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध चालू हो जाएगा पूरा, अब इसका जो ज़्यादातर भाग है वो कहाँ पर है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, अच्छा, हमने नील नदी की बात करी थी, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है और कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अगर अमेजॉन नदी की बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह सबसे बड़ी नदी बेसिन भी है। ठीक, याद रखना, ये सबसे बड़ी ड्रेनेज सिस्टम किसका है, अपवाह बेसिन सबसे बड़ा किसका है, वो है अमेजॉन नदी का। ठीक, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला, ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में। याद रखना, ऊंची की बात करें तो हिमालय है, लेकिन अगर लंबी की बात की जाए तो वो है एंडीज पर्वतमाला। ठीक, समझ गए आप लोग। फिर दोस्तों ये चीज़ पता चल गया आपको कि जो 0 डिग्री और मकर रेखा है ना, वो कहाँ से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। ये तो हम समझे चुके हैं कि ये जो स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि, वो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता है। तो आई थिंक जो सारी चीज़ें हैं इसमें कवर की जा चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर पूछ दे इसके पश्चिम में कौन सा है, इसका मतलब पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो दोस्तों आपको दिख ही रहा है, पूरब में अटलांटिक है और पश्चिम में दोस्तों यहाँ पर कौन है, प्रशांत महासागर। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों एशिया पढ़ लिया है ना, अफ्रीका जो सेकंड था लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट था कौन था, उत्तरी अमेरिका, और जो फोर्थ लार्जेस्ट था वो था दोस्तों साउथ अमेरिका। चारों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जो हमारा फिफ्थ सबसे बड़ा महाद्वीप है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो है यूरोप। कौन है दोस्तों, यूरोप। ठीक, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों याद रखना, जो यूरोप महाद्वीप है ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक, याद रखना, इसके बारे में क्या पढ़ना है, आल्प्स के बारे में पढ़ना है। अभी हमने बात की थी जो आल्प्स पर्वत है वो कहाँ पर है, यूरोप में, लेकिन अप्लेसियन कहाँ है, वो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो इसके बारे में सिर्फ दोस्तों इतना समझना है, बाकी ये हमने बात कर ली है। यूराल पर्वत जो है ना, जो यूराल पर्वत है दोस्तों, ये किसको अलग करता है, यह एशिया से यूरोप को अलग करता है। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, है ना। अब एक और बचा है दोस्तों महाद्वीप, है ना, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये जो यूरोप महाद्वीप है, ठीक, इससे देखिए क्वेश्चन और बनेगा, ये जो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, इससे एक भी रेखा नहीं निकलती है। मतलब कौन सी रेखा की बात करा जाए, कर्क रेखा, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री कौन सी, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, और मकर रेखा, ये इससे एकदम नहीं गुजरती। इससे एक यहाँ पर आर्कटिक वृत्त पाया जाता है, वो गुजरता है। ठीक, याद रखना, इससे जो है आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अब चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो दोस्तों याद रखना, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा है, सबसे छोटा, सिर्फ और सिर्फ मकर रेखा जो है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मकर रेखा इससे गुजरती है। और एक चीज़ याद रखना कि ये पूरी तरीके से दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये पूरी तरीके से दक्षिण पूरब गोलार्ध में। कहाँ, दक्षिण पूरब, देखिए दक्षिण गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये यहाँ पाई जाती है, कहाँ पर, इसके पश्चिम पूरब में फैली हुई है। ग्रेट सैंडी डिजल्ट दोस्तों यहाँ पाया जाता है। ठीक, और दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो द्वीपीय महाद्वीप है
वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किससे? अगर कोई ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है तो वो द्वीप कहलाता है, ठीक। लेकिन ये महाद्वीप है, सबसे बड़ा टुकड़ा है ना, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्वीपीय महाद्वीप। क्या कहेंगे दोस्तों? द्वीपीय महाद्वीप, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब एक जो और बचा है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक। ये देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दोस्तों, ये जो है पूरी तरीके से इसके ऊपर जो है दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है पूरी तरीके से। इसमें दोस्तों अपने भारत के 2 शोध केंद्र भी हैं, एक तो है दक्षिण गंगोत्री और एक है दोस्तों मैत्री, ठीक, याद रखना। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग महासागर के बारे में पढ़ें, इसी चित्र के माध्यम से हम लोग सारे महासागर को अच्छे से पहले समझ लेते हैं, ठीक। देखिए सबसे बड़ा जो महासागर है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, याद रखना। ये देखिए, और ये दोस्तों वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये वृत्ताकार है। अच्छा कैसे पता चलेगा कि वृत्ताकार है? तो दोस्तों ये देखिए, एक मिनट, ये दोस्तों ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों जब इधर जाओगे आप लोग तो देखो दोस्तों यहाँ से भी ये यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पृथ्वी गोल है, जब आप पृथ्वी को इसको मोड़ दोगे तो ये पूरा जो है गोलाकार होगा। कैसा होगा? गोलाकार। और ये दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, ये जो एशिया महाद्वीप था, ये टोटल जो पृथ्वी का भू क्षेत्र है, भूमंडल वाला, इसका जो 1/3 भाग है वो कौन कवर किए हुआ है? एशिया महाद्वीप। और दोस्तों सिंपल सा है, एक सरल सा है, ऐसे ही आप लोग महासागर को भी याद रखेंगे। चाहे एशिया महाद्वीप की बात की जाए, ये भूमंडल का 1/3 भाग कवर किए हैं, और लेकिन अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जिसको हम लोग पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, ये भी जो है जल क्षेत्र का पूरा 1/3 भाग कवर किए हुए हैं, ठीक, याद रखना। और इसकी शेप कैसा है? ये वृत्ताकार है, ठीक। तो ये तो हो गया जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ देगा आपसे कि जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है, जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, ये जो अटलांटिक ओशन है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक, याद रखना। और इसकी जो दोस्तों शेप कैसा है? ये एस आकार का, देखिए बन रहा है एस आकार का, ठीक, एस आकार का शेप बन रहा है। और अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इसकी जो तट रेखा है वो काफ़ी दंतुरित है। कैसी है? काफ़ी दंतुरित है। कैसे आप लोग याद रखोगे? ये देखिए यहाँ पर देखिए इसकी जो तट रेखा है ना दोस्तों, ये काफ़ी दंतरित है। तो दोस्तों ये बंदरगाह के लिए काफ़ी बढ़िया रहती है, ठीक। यहाँ पर बंदरगाह के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों जहाँ बंदरगाह होगा वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत होंगी, ठीक। इस वजह से दोस्तों इसे बिजी ओशन भी कहा जाता है, मतलब कि व्यस्ततम महासागर भी कहा जाता है, ठीक। सबसे व्यस्ततम महासागर कौन है? ये है। और हम लोगों ने कौन सी बात पता करी? ये जो है एस शेप का है। कैसा है? एस शेप का है। एक चीज़ और याद रखना, इसके दोस्तों पूरब में क्या है? इसके पूरब में दोस्तों यूरोप महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन अगर बात की जाए इसके पश्चिम में क्या है तो दोस्तों कौन सा है? एक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये हो गया दोस्तों अटलांटिक ओशन की बात कर ली। अब जो थर्ड जो तीसरा सबसे बड़ा ओशन है दोस्तों वो है कौन? हिंद महासागर। कौन है दोस्तों? हिंद महासागर, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। जो दोस्तों हिंद महासागर है, ये दोस्तों याद रखना, इसकी ये एक लौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। और किस देश के नाम पर? अपने देश के नाम पर। हिंदुस्तान से हिंद महासागर और इंडिया से इंडियन ओशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशन, ठीक। अच्छा इसका शेप कैसा है? ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों है त्रिभुजाकार। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ठीक, याद रखना। अच्छा एक चीज़ और पूछ देंगे कि इसके पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? तो दोस्तों पश्चिम में आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है? पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। अगर पूरब की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक, याद रखना। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक। ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अब दोस्तों सारे जो हैं महासागर हमने कवर कर लिए हैं। अभी 2 और बचे हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। एक है दोस्तों ये आर्कटिक महासागर। ये जो है दोस्तों ये आर्कटिक महासागर की बात की जाए तो दोस्तों ये जो है ये जो है दोस्तों आर्कटिक महासागर जो है ये प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है, याद रखना, ठीक। बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। अच्छा आपने 2 चीज़ पढ़ी, एक तो समझ लिया कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो तो किससे अलग होता है? वो होता है पनामा स्थल संधि के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए जो अपना इंडिया है, एक मिनट, ये जो अपना इंडिया है यहाँ बात की जाए, ये दोस्तों यहाँ पर भी एक जो है जल संधि है जिसको हम लोग कहते हैं पाक जल संधि। ये दोस्तों इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक, या कह सकते हैं इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक, याद रखना। इसी में दोस्तों आदम का पुल भी स्थित है, ठीक, याद रखना। आदम का पुल कहाँ स्थित है? इसी में स्थित है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
दोस्तों आर्कटिक महासागर भी हमने समझ लिया है, ठीक। ये पूरा तरह से दोस्तों कहाँ पर है, उत्तरी जो ध्रुव के पास है ये आर्कटिक महासागर। अच्छा, अब एक बचा दोस्तों दक्षिण महासागर, ठीक। ये जो दक्षिण महासागर है ये तो आपको दिख रहा है पूरी तरह से ये अंटार्कटिका को घेरे हुए है, ठीक, याद रखना। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना था जो कि ज़रूरी था। अब हम लोग आगे चलते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो जो अब हमने पढ़ा है अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, ठीक, हमने पढ़ चुके हैं। विश्व का, अच्छा समुद्र तल की बात, क्योंकि ये भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। दोस्तों याद रखना, विश्व का जो सबसे गहरा भाग है, अच्छा सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, वो तो माउंट एवरेस्ट है, कितना है वो है 8848 मीटर, लेकिन गहराई पता है वो इससे भी ज़्यादा है। सबसे गहरा भाग है 11,022 मीटर, ठीक, कितना है 11,022 मीटर, और जो कि कहाँ पर है दोस्तों, समुद्र के अंदर है, ठीक। उसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त, और है किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। अच्छा, एक सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, हालांकि वो कहाँ है, समुद्र के अंदर है, लेकिन उसकी जो लंबाई ऊंचाई है दोस्तों वो है 10,204 मीटर है, वो भी दोस्तों प्रशांत महासागर में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, हालांकि हम बता दे रहे हैं क्या, मनाकी पर्वत है ना, मनाकी पर्वत है। वो कहाँ पाया जाता है, इसी में पाया जाता है, कहाँ, प्रशांत महासागर में, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, अब महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीप के बारे में। इतना समझ गए ना आप लोग। जो सबसे गहरा भाग है वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, जिसकी ऊंचाई है 11,022 मीटर, ठीक। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों, ये आप लोग पार्ट जरूर देखा करो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, डायरेक्ट उठा लिया जाते हैं। न्यूजीलैंड के अगर पूछ दिया जाए कि माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर विश्व में पहला व्यक्ति कौन चढ़ा, तो दोस्तों पहले व्यक्ति 2 थे, ठीक, मतलब पहले व्यक्ति मतलब एक साथ चढ़े। कौन थे, एक थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और दूसरे थे दोस्तों भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये कब चढ़े दोस्तों, 29 मई 1953 को, याद रखना। भारत के कौन थे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, और न्यूजीलैंड के कौन थे, एडमंड हिलारी, ठीक। अच्छा, पूछ दे कि विश्व की पहली ऐसी महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी है ना, जो फतेह किया, तो दोस्तों वो थी जापान की जुंको तबई। कौन थी, जापान की जुंको तबई। अच्छा, ज़्यादातर जो है मई के महीने में चढ़ते हैं। कब चढ़ते हैं दोस्तों, मई के महीने में। ये देखिए, ये भी मई के महीने में है ना, ये भी मई के महीने में। और एक जो दोस्तों भारत की पहली महिला जो थी वो थी दोस्तों बछेंद्री पाल, जो कि 23 मई को कहाँ चढ़ी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। अच्छा देखिए, 2 चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है ना, हालांकि सिंपल था है लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो ही जाती है लोगों को। एक तो दोस्तों याद रखना, अगर पूछ दे कि भारत की ऐसी पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, वो तो दोस्तों थी बछेंद्री पाल, ठीक। कौन थी, बछेंद्री पाल। लेकिन अगर पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो दोस्तों वो थी संतोष यादव। कौन थी, संतोष यादव, याद रखना। ये कौन है, महिला है, ठीक, याद रखना, संतोष यादव जो है ये थी, ठीक। तो अब चलते हैं हम लोग आगे दोस्तों, क्या कह रहा है, महाद्वीप के बारे में बता रहा है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। सबकी बात हमने कर ली है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि जैसे ये अपनी कौन थी, ये पृथ्वी है, ठीक, ये अपना 0 डिग्री रेखा है, ठीक। ये हो गया दक्षिण गोलार्ध और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो दोस्तों जो ज़्यादा एशिया महाद्वीप जिसका 1/3 भाग ये पूरा का पूरा कहाँ पर है दोस्तों, ये अपने यहाँ पर है ज़्यादा, जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप पूरा का पूरा यहाँ है, उत्तर अमेरिका पूरा का पूरा यहाँ है ना। जो कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है, इसका जो आधे से ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो भू भाग है, जो पृथ्वी का भू वाला भाग है ना, महाद्वीप वाला, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। आगे कह रहा है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि हमने समझ लिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है ना। चाहे एशिया महाद्वीप की बात की जाए या महासागर, दोनों 1/3 भाग में फैले हैं, ठीक। वो पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का और वो पृथ्वी के कुल जो जल क्षेत्र है उसका। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, सब हमने समझ लिया। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, ठीक। फिर यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है ना, बिल्कुल एशिया के पश्चिम में है ना। आर्कटिक वृत्त इससे गुजरता है, सब हमने बात कर ली है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। बिल्कुल दोस्तों, विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए।
अब आगे कह रहा है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा उत्तरी भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, जो कि अभी हमने बात की। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं, है ना, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक, याद रखना सबसे बड़ा है और गर्म रेगिस्तान है ना। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। सबसे लंबी नदी कहाँ है? अफ्रीका पे। और जो सबसे बड़ी नदी है अमेजान, वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, सब देख चुके हम लोग। कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है वो बताना है। ठीक, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं पनामा स्थल संधि। ये सब बात हमने पहले ही कर ली है। ठीक, फिर कहा जा रहा है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये भी हमने समझ लिया है ना, बाकायदा चित्र बना के। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। किससे घिरा है दोस्तों? हमने बात कर लिया, एक तो आर्कटिक सागर, दूसरा अटलांटिक और तीसरा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? स्थल संधि। ठीक, जैसे कि ये है पनामा स्थल संधि, है ना। यहाँ पर जल संधि है, जो कि अभी हमने सब बात अच्छे से कर ली है पहले ही। अब आगे चले क्या कह रहा है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं ये बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजान बहती है। ठीक, देखिए सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने अभी भी पढ़ा है। जो दक्षिण अमेरिका है ये एक तो 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका और जो चौथा है वो दक्षिण अमेरिका। अधिकांश भाग इसका कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर है? भैया पूर्व में आपको पता है कौन है? पूर्व में है अटलांटिक महासागर, और अगर पश्चिम की बात की जाए तो प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, देखिए याद रखना, ऊंची जो है वो है हिमालय और जो सबसे लंबी है वो है एंडीज। कहाँ? उत्तर से दक्षिण तक फैली है। किस साइड फैली है? इसके पश्चिम में फैली है। ठीक, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजान बहती है, जो कि हम अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी नहीं बल्कि दक्षिण पूरा गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, जो चारों तरफ से भूभाग पानी से घिरा है वो तो द्वीप होता है, लेकिन जो 3 तरफ से घिरा हो पानी से वो होता है प्रायद्वीप। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे बात कीजिए अपने इंडिया की, ये अपना इंडिया है। ठीक, ऊपर तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान हो गया है ना, यहाँ दोस्तों यहाँ हो गया चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश हो गया है ना, और ऊपर दोस्तों चाइना आ गया। ठीक, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ है दोस्तों अरब सागर। कहाँ पर? पश्चिम में। पूरब में बंगाल की खाड़ी, और जो दक्षिण में कौन है दोस्तों? हिंद महासागर। मतलब तीनों तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए हम लोग भारत को एक प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो याद रखना, जो हिस्सा 3 ऐसा भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, फिर अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। जैसे भारत की बात अभी हमने की, यहाँ पर एक मैत्री है और दूसरा दक्षिण गंगोत्री जो है वो यहाँ है। अच्छा दोस्तों, सूरज का जो है बहुत कम हिस्सा यहाँ पर पहुँचता है ना, इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% भाग पर इसका जल है। ठीक, और 29% भाग में केवल स्थल है। जलमंडल में जल के सभी जो रूप हैं वो उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प भी स्थित है। अच्छा एक चीज़ याद रखना आप लोग, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बड़ा करके, ये देखिए दोस्तों 100% अगर जल मान लिया जाए, ठीक 100% जल लिया जाए, तो उसमें दोस्तों 97.2% भाग है वो सिर्फ महासागर के रूप में। ठीक, याद रखना। और ये जो भाग है ये पीने योग्य नहीं है, मतलब इसको हम लोग पीने के अपने उपयोग में नहीं ला सकते, पीने के योग में नहीं ला सकते, ना ही खेती में ला सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो जल है ये पूरी तरह से खारा जल है। अच्छा, अब जो लवण, ये तो लवणीय जल हो गया, लेकिन जो अलवण जल है जिसको हम लोग पी सकते हैं, जिसको मीठा जल कहते हैं, उसका भी दोस्तों जो 2.77 भाग है, ये देखिए
97.2% आपको पता चल गया महासागर है। अब कितना बचा 2.8%। 2.8% में भी जो 2.77% है, समझ लीजिए कितना भाग, वो दोस्तों किस रूप में है, वो दोस्तों हिम चादरों मतलब कि ग्लेशियर के रूप में है और भूगर्भ पृथ्वी के गर्भ में है ना, जिसको हम लोग कहते हैं भूमिगत जल के रूप में है। सिर्फ नदियों के रूप में पता है कितना सा जल है, नदियों के रूप में सिर्फ अगर निकाल दिया जाए कितना है तो दोस्तों 0.03%। ये देखिए अगर 2.8 से 2.7 को घटाया जाए तो कितना बचेगा 0.03% जो है वो सिर्फ पीने योग्य अलवड़ जल है। ठीक, इसीलिए दोस्तों इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहने के बाद भी हमें यहाँ पर जो है जल की कमी महसूस होती है। ठीक, हालांकि जल की कमी है नहीं, लेकिन जो मानव की गतिविधियाँ हैं मतलब कि जो जल का बहुत ज़्यादा, अब देखिए समरसेबल लगाए हैं, नहाने के लिए भले 1 टब पानी चाहिए हो, लेकिन वो कम से कम 4-5 टब जो पानी है वो बहा देंगे ऐसे ही। फिर आगे है दोस्तों, इतना हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, सबसे बड़े महाद्वीप का नाम एशिया है ना, कौन बड़ा है, यूरोप की ऑस्ट्रेलिया? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन बड़ा है, यूरोप की ऑस्ट्रेलिया है ना। हालांकि ये आप तुरंत देख कर ही बता देंगे। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, महासागर जो है वो जलमंडल के मुख्य भाग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। आगे कह रहा है महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति इससे रहता है, दूसरा दोस्तों जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इससे ज्वार और भाटा आते हैं पृथ्वी पर। ठीक, इससे है ना एक तरंगे, और तीसरा जो है महासागरीय धाराएं जो कि ठंडी और गर्म होती हैं। इसको हम लोग आगे जो है 9th क्लास की एससीईआरटी है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि जो धाराएं हैं इससे कैसे पृथ्वी का जो जल है वो गतिमान रहता है। तो 3 जो मुख्य गति हैं है ना पृथ्वी मतलब जिससे महासागरीय जो जल है वो गतिमान रहता है, 3 कारण है। कौन कौन थे? एक है तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा और जो तीसरा है महासागरीय धाराएं। फिर कह रहा है छोटे आकार के बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, जो कि हमने समझ लिया है। अब एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इसे भी। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। ठीक, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। पढ़ लिया हमने, मानवकी पर्वत भी इसी में, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर है। ठीक, हमने पढ़ लिया एशिया है ना, इसके कहाँ है? एशिया इसके पश्चिम में है, ऑस्ट्रेलिया इसके पश्चिम में, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके कहाँ है? पूरब में। ठीक, याद रखना। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ठीक, अच्छा दोस्तों, हमने जो बात की थी, ये देखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है इसके जो तट रेखा है वो दंतुरित है। ठीक, इसलिए दोस्तों यहाँ बंदरगाह जो है काफ़ी पाए जाते हैं, इसी वजह से ये सबसे व्यस्ततम महासागर भी है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। याद रखना, दूसरा कौन सा है? अटलांटिक है, अच्छे से याद रखना। यह एस अक्षर के आकार का है, हमने समझ लिया है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित व दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों मतलब कि एवं पत्तनों के लिए, बंदरगाह की बात कर रहा है, आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक, हिंद महासागरीय एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक, जो कि हम मानचित्र के माध्यम से समझ चुके हैं। एक बार आप लोग फिर से पीछे करके देख लेना है ना, उसमें आपको सब कुछ ऐसा ही दिख जाएगा। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम पर जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो दोस्तों हमने बात कर लिया, ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है? पनामा स्थल संधि। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल को पढ़ने से पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या? ये देखिए सबसे जो नीचे है
जो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, इसी में दोस्तों मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक, वायुमंडल जो है इसी में पाया जाता है, सारी जो गैसें हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसी में पाई जाती हैं। ठीक, फिर बात करें अगर समताप मंडल की, तो दोस्तों ये जो है समताप मंडल है, तो यहाँ पर बादल जो है वो नहीं पाए जाते, इसलिए दोस्तों हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र माना जाता है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है हवाई जहाज़ उड़ते हैं। और इसी परत में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, काफ़ी बार याद रखना, ओजोन जो गैस है वो इसी परत में पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है। किससे आती है? सूर्य से। फिर दोस्तों बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। अच्छा, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं वो पृथ्वी की किस परत में आकर जल जाते हैं? तो दोस्तों मध्य मंडल में। ठीक, अच्छा दोस्तों देखिए, इसको इंग्लिश में जरूर याद रखना, क्योंकि इसका जो है इंग्लिश में पूछ दिया जाता है। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक, और मध्य मंडल को कहते हैं मीजोस्फेयर। ठीक, याद रखना आप लोग। फिर ऊपर अगर चले हम लोग, तो ये है दोस्तों थर्मोस्फेयर या आयन मंडल। ठीक, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। ठीक, याद रखना, 5 परत हो गई है ना। हालांकि हम लोग जब आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें इसको 6 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो अभी जितना बता रहा है उतना हम लोग समझते हुए चलते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वो हानिकारक किरणें कौन सी है दोस्तों? पराबैंगनी किरणें। ठीक, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, पूरा ऊपर तक 1600 किलोमीटर, और जो क्षोभ मंडल है वो सिर्फ 13 से 14 किलोमीटर है ठीक तक है। ठीक, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक है। ये हम लोग आगे की क्लास में अच्छे से बात करेंगे। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, मतलब इसमें देखिए टोटल कितना है, हमने मान लिया 100% है। ठीक, 100% है भाग किसका? वायुमंडल में। ठीक, इसमें दोस्तों अब 78% क्या है? 78% है नाइट्रोजन, 21% क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो दोस्तों 99% भाग सिंपल सी बात है किससे बना है? खाली जो ज़्यादातर भाग है वो बना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पूछ देगा कि ये कितनी प्रतिशत है, तो दोस्तों याद रखना 0.03% है। और इतना सा होने के बावजूद भी दोस्तों ये काफ़ी गर्मी पैदा करती है। ये जो सूर्य दिन भर में हमें गर्मी देता है, ये सूर्य का जो कुछ प्रकाश है, जो कुछ ऊष्मा है, उसको रात में रोक लेती है। इससे होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी जो है वो हमारी ठंडी नहीं होती है। अगर ऐसा ना हो, है ना, वायुमंडल ना हो, CO2 ना हो, तो पृथ्वी रात में जम जाए, जिससे कि है जीवन असंभव हो जाए। तो CO2 जो है बहुत लाभकारी गैस है हम लोगों के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी। लेकिन जब इसकी मात्रा देखिए, जब ये 0.03% है, तब इतनी ज़्यादा गर्मी जो है रोक लेती है। तो आप लोग सोचिए इसकी मात्रा अगर थोड़ी सी भी और बढ़ जाए तो क्या होगा, जो कि इस समय बढ़ी हुई है। जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, जिससे जो आसपास के द्वीप हैं जो समुद्र के एकदम पास में है, नीचे हैं, वो दोस्तों डूबे जा रहे हैं। ठीक, अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। अंटार्कटिका का अभी कुछ समय पहले दोस्तों 100 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो अलग हो गया उससे। ठीक, पेंगुइन मर रहे हैं, ध्रुवीय भालू जो हैं, जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव में, है ना, जिनको ध्रुवीय भालू कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये सब मर रहे हैं। ठीक, जो कि एक गलत संकेत है अपनी पृथ्वी के लिए आने वाले समय में और हम लोगों के लिए भी। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है ना, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। दोस्तों याद रखना, जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडल का जो घनत्व बढ़ता है, मतलब जो है घनत्व जो है वो वायुमंडल का घनत्व जो है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक, याद रखना, घनत्व कम होगा तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन भी कम होगी। ऑक्सीजन कम होगी तभी दोस्तों पर्वत ऊंचाई में जो पर्वतारोही ऊंचाई में चढ़ते हैं, है ना, तो सिंपल सी बात है ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल घनत्व कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए दोस्तों अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक, और यह घनत्व तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। तो दोस्तों घनत्व और तापमान याद रखना, ये ऊपर जाने में हमेशा घटेगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ क्षोभ मंडल की। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ठीक,
तो ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली। ये देखिए दोस्तों पूरा जीव मंडल है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये जल मंडल है। ऊपर ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है ना। अच्छा देखिए एक वायु चक्र चलता है, ठीक, अभी इसमें बताएंगे, हम लोग अच्छे से समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, जो वायु है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक। अच्छा देखिए मान लीजिए कि एक यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर दोस्तों एक गर्म एरिया है, ठीक, क्या है ये गर्म क्षेत्र है। अब यहाँ पर वायु जो है दोस्तों, वायु के कण दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे तो हल्के होंगे, ठीक। हल्के होने के बाद ये ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। फिर जब ऊंचाई पर जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ऊंचाई पर जाने के बाद दोस्तों ये दोस्तों कण फिर से ठंडे मतलब ठंडा होंगे, फिर ये पास पास आएंगे। तो दोस्तों ये ऐसा होता है दोस्तों। यहाँ पर जो है एक कौन सा क्षेत्र बनेगा, यहाँ तो दोस्तों बन जाएगा निम्न वायुदाब का, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब जो है वो कम हो जाएगा और ऊपर जाके दोस्तों उच्च वायुदाब का हो जाएगा। फिर दोस्तों जब उच्च वायुदाब से, हमने अभी बात क्या की, जो वायु है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो दोस्तों फिर जो है यहाँ से वायु भागेगी किधर की तरफ, निम्न वायुदाब की तरफ, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है निम्न, इसी तरह दोस्तों जो है वायु चक्र चलता है, वह उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ, फिर निम्न वायुदाब से फिर जो है ऊपर की तरफ हवा उठती है। तो ऐसे दोस्तों जो है चक्र चलता रहता है। इसी हिसाब से बारिश भी होती है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से क्लास 9 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अभी जैसा एनसीईआरटी बता रहा है वैसे हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक, जो वायु गति में है उसको पवन कहते हैं। जीव मंडल स्थल तथा जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, या वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत, पादप जगत, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट नहीं इतनी। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए। सिंपल सी बात है, जब लकड़ी के लिए आप अपने फायदे के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटोगे तो जो सिंपल सी बात है, जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को रोके रहते हैं, ठीक। अब आप इसको जब काट दोगे तो मिट्टी का जो है कटाव तेजी से होने लगेगा। जब मिट्टी का कटाव तेजी से होगा तो इससे प्राकृतिक आपदाएं होंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे भूस्खलन जैसी जो है, भूकंप जैसी जो है घटनाएं होने लगती है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। अच्छा, एक इंदिरा पॉइंट जो था, जिसको हम लोग सबसे दक्षिणतम भाग मानते थे, वो जो था पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, ठीक, समुद्र में डूब चुका है। और इसी सुनामी के कारण झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। फिर उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जीय पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों सब हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखिए आपसे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं, पहले सबसे आपको बताना है, फिर हम तो बता ही रहे हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? जल्दी आप लोग मन में सोचिए कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला क्या हो गया? स्थल मंडल, है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और जो तीनों का एक संयुक्त क्षेत्र होता है उसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं। ये 4 मंडल हो गए, है ना। फिर सेकंड, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए भैया। एशिया, अफ्रीका, देखिए क्रम से चलो, है ना, आकार के क्रम से, है ना, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर दोस्तों यूरोप, यूरोप के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। एक तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए भैया। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर दोस्तों कौन सी है? समताप मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद है दोस्तों मध्य मंडल, जिसको हम लोग मेसोस्फेयर कहते हैं। फिर थर्मोस्फेयर, आयन मंडल, और इसके बाद एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 2/3 भाग में पानी है, 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ज़्यादातर भू वाला भाग है वो कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में, जो स्थल का भाग है, इसलिए हम लोग इसको स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? भैया ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। जीने के लिए पानी, है ना, पानी, रहने के लिए भूमि, है ना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए भूमि, खेती के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, ये सब कहाँ मिलेगी? जीव मंडली में तो मिलेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है।
कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है? तो यूराल हमने बात कर चुके हैं। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किससे जुड़ा है? तो एक स्थल संधि कौन सी है? पनामा स्थल संधि। फिर नेक्स्ट, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का 78 और उसके बाद ऑक्सीजन का। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.03%। आप लोग याद रखना। आगे कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का है? सिंपल बात है, थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सेकंड अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग भैया मेरियाना गर्त कहाँ है? मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कितना है? 11,022 मीटर गहराई में। महासागर का नाम एक देश के नाम पर, हिंद महासागर या इंडियन ओशन। ठीक, स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जैवमंडल। क्या है दोस्तों? जैवमंडल, जहाँ पर तीनों पाए जाते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? यूरेशिया। ठीक, याद रखना। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, है ना। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, और सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना। आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जो है हमारे चैनल की रीच बढ़े और हम और भी अच्छे रिसोर्सेज के साथ आपकी स्टडी को आसान बनाएं। देखिए दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने मानचित्र के माध्यम से कवर कर लिया था। ठीक, इसलिए हमने इसमें जल्दी जल्दी पढ़ा। ठीक, जिससे जो है जल्द से जल्द जो है आपका जो है रिवीजन भी हो जाए और आपको कोई बोरियत भी ना महसूस हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको इसी तरह चैनल में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा।